चौधरी साहब झुकी झुकी नजरों के साथ आहिस्ता आहिस्ता मुझे कह रहे थे कि मैं आपको हमेशा गलत समझता था, लेकिन आज आपको ये बताने आया हूँ कि मैं गलत था और आप सही थे। मैंने चौधरी साहब से कहा कि छोड़िए इन बातों को और कॉफी पीजिए। चौधरी साहब ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे थोड़ा बोलने दें। वो अपना गुबार निकालना चाहते थे। कहने लगे कि जनाब परवेज मुशर्रफ के दौर में आप जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ बोलते थे तो मैं आप पर बहुत तनकीद करता था। आप पर पाबंदी लगी तो मैं बहुत खुश था। मेरा ख्याल था कि आप पाकिस्तान से चले जाएंगे, लेकिन आप नहीं गए। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में आप पर फिर पाबंदी लग गई तो मैंने दोस्तों से कहा कि अब हामिद मीर से हमेशा के लिए जान छूट गई। अब ये किसी मगरबी मुल्क में जा बसेगा, लेकिन आप कहीं नहीं गए। कुछ अर्सा पहले जब मेरा अपना भाई गायब कर दिया गया और फिर इस पर झूठा मुकदमा बनाया गया तो पहली दफा मुझे एहसास हुआ कि आप ठीक हैं। ये सुनकर मैंने हंसना शुरू कर दिया। चौधरी साहब ने हैरानी से पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने माज़र खुहाना अंदाज में कहा कि चौधरी साहब, मुशर्रफ दौर में आप हुक्मरान जमात में थे, इसलिए आप मुझे गलत समझते थे। तहरीक इंसाफ के दौर में भी आप हुक्मरान जमात के साथ थे, इसलिए आप मुझे गलत समझते थे। लेकिन आजकल आप अपोजिशन में हैं, इसलिए आपको मैं ठीक लगने लगा हूँ। लेकिन जब आप दोबारा हुकूमत में आएंगे तो मैं फिर से गलत आदमी बन जाऊंगा। चौधरी साहब ने सोफे पे अपना पहलू बदला, गला साफ किया और उंगली उठाकर कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर थोड़े मध्यम लहजे में पूछने लगे कि मीर साहब एक बात तो बताएं, आजकल सोशल मीडिया पे आपके साथ बहुत गाली गलौज की जा रही है। कोई आपको पाकिस्तान का गद्दार कहता है, कोई पंजाब का गद्दार कहता है, लेकिन आप अपनी जगह पर खड़े हैं। आपने कभी पाकिस्तान छोड़ने पर गौर नहीं किया? मैंने फिर कह कहा लगाया और कहा कि चौधरी साहब, आप किसी वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद की आपारा मार्केट, लाहौर की अनारकली, पेशावर के किस्से खानी बाजार, कोयटा के सरियाब रोड या हजारा गार्डन, कराची की जैनब मार्केट या मुजफ्फराबाद के किसी भी चौक और चौराहे में चले तो आपको पता चलेगा कि मैं पाकिस्तान को क्यों नहीं छोड़ता। सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की राय अमा की अक्कासी नहीं करता। असली पाकिस्तान सोशल मीडिया वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, लिहाजा मैं सोशल मीडिया को ज्यादा अहमियत नहीं देता और मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया पर लड़ाइयाँ लड़ना वक्त का ज़िया है। चौधरी साहब खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे और इनके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल चुकी थी। उन्होंने मुझसे रुखसत ली और चलते चलते बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा कि अपनी जान को खतरे में डालकर पाकिस्तान में बैठे रहना बड़े दिल गुर्दों का काम है। मैं तो पाकिस्तान से जा रहा हूँ। ये सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि चौधरी साहब की उम्र 60 से ऊपर है। मैंने कहा, आप शौक से जाएं, लेकिन पाकिस्तान मेरी जिद बन चुका है। 2 कातलाना हमलों, 3 दफा पाबंदियों और कई झूठे मुकदमात के बावजूद मैं पाकिस्तान छोड़कर अपने दुश्मनों को फतह के एहसास का तोहफा नहीं देना चाहता। चौधरी साहब ने दुआया अंदाज में कहा, अल्लाह आपकी जिद को कायम रखे, और वो रुखसत हो गए। अगले दिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुझे बलोचिस्तान के मसले पर एक लेक्चर के लिए मदऊ किया गया। मैंने बलोचिस्तान के मसले का एक सादा हल पेश किया और कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल कानून की बालादस्ती है। अगर रियासत बलोचिस्तान में कानून ना तोड़े तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद कर दे तो तमाम मसाइल तय पा सकते हैं। मेरे सामने बैठे नौजवानों की अक्सरियत मुझसे मुत्तफिक ना थी। एक तालिबा ने सवाल किया कि 2021 में आप पर किस कानून के तहत पाबंदी लगाई गई थी? इस सवाल के जवाब में मुझे एतराफ करना पड़ा कि मुझ पर पाबंदी का हुक्म किसी अदालत ने ना दिया था, ना ही पेम्ब्रा ने दिया था, लेकिन मैंने 9 माह तक पाबंदी का सामना किया। पाकिस्तान में रहकर गैर मुल्की अखबारात में कॉलम लिखता था। अगर मैं पाकिस्तान छोड़कर भाग जाता तो आपके सामने खड़ा ना हो सकता। जवाब मुकम्मल होने पर चंद तलबा और तालिबात ने तायद में सर हिलाया, लेकिन अक्सरियत जवाब से मुतमईन ना थी। एक और तालिब इल्म ने पूछा कि 2014 में आप पर कातलाना हमला की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाया, आपको कोई इंसाफ मिला? न कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरशद शरीफ के कत्ल की इंक्वायरी के लिए कमीशन बनाने की दरखास्त दायर कर दी। आपको खुद तो इंसाफ मिला नहीं, आप अरशद शरीफ को इंसाफ कैसे दिलाएंगे? ये एक मुश्किल सवाल था जो कई सहाफी भी मुझसे पूछ चुके हैं। मैं जवाब ये देता हूँ कि हमारा आइन और कानून ही हमारी ताकत है। अगर हम इस आइन और कानून से बाहर निकलकर इंसाफ मांगेंगे तो फिर आइन तोड़ने वालों और हमारे दरमियान फर्क खत्म हो जाएगा। इसलिए इंसाफ मिले ना मिले, इंसाफ की फरियाद करते रहना चाहिए, क्योंकि फरियाद ही मजलूम की ताकत है। और मेरा तजर्बा ये है कि हमारे लोग मजलूम के लिए सड़क पर निकले या ना निकलें, दिल में हमेशा जालिम को बुरा समझते रहें। उन्हें जब भी वोट के जरिए अपनी राय का इजहार का मौका मिलता है, ये हमेशा जालिम के खिलाफ वोट डालते हैं, और इसीलिए हमारे हर इलेक्शन में धांधली का एक नया और बदतरीन तरीका इख्तियार किया जाता है। एक और सवाल किया गया कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत में आता है वो अपने मुखालिफ को गद्दार करार देता है। जिस मुल्क में गद्दारों की भरमार हो जाए, इस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है?
میں نے سوال کرنے والے کو بتایا کہ مجھے سب سے پہلے 2005 میں اس وقت کے ڈی جی ISPR نے پی ٹی وی پر ریاست کا دشمن قرار دیا۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے ایک پہاڑی گاؤں میں جا کر لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے جنہوں نے یہ شکایت کی تھی۔ اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد کئی ہفتوں تک انہیں کوئی سرکاری امداد نہیں ملی۔ جنرل مشرف نے میرے دعوے کی انکوائری وائس آرمی چیف جنرل احسن سلیم حیات سے کرائی اور میں سچا نکلا۔ 2021 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹر میں ٹی وی چینلز کے مالکان کے سامنے الزام لگایا کہ حامد میر نے ممبئی حملوں کے ملزم اجمل قصاب کے گھر کے سامنے جا کر شور کیا اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کیا۔ ظاہر ہے یہ ایک جھوٹ تھا۔ میں کبھی اجمل صاحب کے گاؤں گیا ہی نہیں تھا۔ جب میرے خلاف بول ٹی وی پر ایک منظم مہم شروع کی گئی تو اس وقت کے ڈی جی ISPR نے مجھ سے معذرت کی۔ جس ریاست میں طاقتور لوگوں کا واحد ہتھیار جھوٹ ہو وہاں زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ سچ کو اپنی ضد بنا لے تو طاقتور کا انجام وہی ہوتا ہے جو مشرف اور باجوہ کا ہوا۔